नमस्ते। मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीएससी गुरुकुल की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। हम जान रहे हैं आज का जो हमारा विषय है वो है अनुलोम विलोम व नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का की समीक्षा को हम जान रहे हैं, का इसका विश्लेषण हम कर रहे हैं कि नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या समानता है, क्या विषमता है, किस प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम लेफ्ट से लेकर के राइट से छोड़ना, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ना एक नॉन स्टॉप प्रक्रिया है, और किस प्रकार से नाड़ी शुद्धि होल्डिंग प्रक्रिया है। सेम विधि में यदि हम श्वास को होल्ड कर देते तो नाड़ी शुद्धि बन जाता है। तो अनुलोम विलोम के बाद हम नाड़ी शुद्धि को जानने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी शुद्धि का अर्थ क्या है, नाड़ियों की संख्या कितनी कही गई है, नाड़ी शुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, नाड़ी शुद्धि में पूरक रेचक कुंभक का अनुपात क्या कहा गया है, और नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है, क्यों करें हम नाड़ी शुद्धि। इन तमाम विषयों को लेकर के आज इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे। नाड़ी शुद्धि का अर्थ है, नाड़ी और शुद्धि दो शब्द हैं अलग अलग। तो नाड़ी यानी कि जितनी भी शरीर में नस नाड़ियां होती हैं, जितने भी हमारे ऊर्जा का जो संचार करते हैं, जिसमें जितनी भी ऑक्सीजन का प्रवाह हो, चाहे वो ऑक्सीनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो, उन सबको प्रवाहित करने वाली जितनी भी नस और नाड़ियां हैं हमारे अंदर, उनको नाड़ी कहा गया है। और शुद्धि का अर्थ उनको शुद्ध करना। तो जिस प्रक्रिया से, जिस प्राणायाम की प्रक्रिया से, या जिस श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया से, या जिस ब्रीदिंग टेक्निक के साथ हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करें, उसको हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं। नाड़ी शुद्धि बहुत ही कॉमन शब्द है, आपको प्राय सबको सुनने को मिलता है, बहुत सारे लोग इसके विषय में जानते भी हैं। तो जो नाड़ियों को शुद्ध करे, अब शुद्धि का जब वर्णन आता है तो हठ योग की हम बात करें तो शुद्धि हठ योग में षटकर्म के द्वारा की जाती है। जैसे आयुर्वेद में हम बात करें तो पंचकर्म होता है, यदि हम नेचुरोपैथ में बात करें तो उसमें अलग अलग प्रकार की शुद्धि क्रियाएं होती हैं। ऐसी ही यदि योग में शुद्धि की बात करें तो नाड़ी शुद्धि हम योग में बात करें तो षटकर्म की बात आती है। लेकिन प्राणायाम के द्वारा शुद्धि की बात करें तो केवल नाड़ी शुद्धि ऐसा है जो तमाम टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने का काम करता है, विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। तो नाड़ी शुद्धि का अर्थ है नाड़ियों को शुद्ध करने वाली श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया। अब नाड़ियों की संख्या कितनी है, ये बहुत उपयोगी है, सवाल भी है, और उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी है जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं योग में। नाड़ियों की संख्या में बात करूं तो शिव संहिता वो कहती है कि 3,50,000 नाड़ियां हमारे शरीर में होती हैं। वहीं हठ प्रदीपिका की हम बात करें तो 72,000 नस नाड़ियों की बात की गई है कि हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं। ये नाड़ियों की संख्या है। तो 3,50,000 अकॉर्डिंग टू शिव संहिता और 72,000 अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका। तो इन तमाम नाड़ियों की शुद्धि के लिए नाड़ी शुद्धि की बात की गई। आप कहेंगे नाड़ी शुद्धि की उत्पत्ति कहाँ से हुई। नाड़ी शुद्धि की उत्पत्ति या नाड़ी शुद्धि के प्रथम वक्ता या नाड़ी शुद्धि का जिन्होंने रिकमेंड किया या नाड़ी शुद्धि का जिन्होंने को इजाद किया या नाड़ी शुद्धि की उत्पत्ति जहाँ से हुई वो भगवान शिव के यहाँ से हुई। भगवान शिव आदिनाथ हैं, पहले प्रथम वक्ता हैं योग के, हठ योग के। और महर्षि घेरंड से लेकर के स्वात्माराम से लेकर के जो आधुनिक युग में हुए, उनसे पहले गोरक्षनाथ से लेकर के सबसे पहले जो ऋषि हुए मत्स्येंद्रनाथ तक, जितने भी परंपरा हुई सब लोगों ने नाड़ी शुद्धि को माना है, क्योंकि नाड़ी शुद्धि का रिकमेंडेशन, नाड़ी शुद्धि की बात भगवान शिव ने कही है। उन्होंने कहा कि नाड़ी शुद्धि की, क्योंकि यदि हम भगवान शिव को देखते हैं, उनके ग्रंथों को देखते हैं, तो उन्होंने अन्य किसी भी प्राणायाम की बात नहीं कही, केवल कहा नाड़ी शुद्धि। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी तो सारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, आरोग्यता से परिपूर्ण हो जाएगा। तो उसके बाद फिर शीतली, शीतकारी, सूर्यभेदी, उज्जाई, इनकी आवश्यकता नहीं रहती है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिवा। लेकिन जब हम आधुनिक युग में आते हैं, आधुनिक परिवेश में आते हैं, तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की तासीर होती है। हमारी जो शरीर की जो संरचना है उसमें अनेक विकार पैदा हो गए हैं। प्रदूषण कहें, हम उसमें जो दोष कहें, अनेकों दोष यहाँ पे आ गए हैं, चाहे आहार का दोष हो, चाहे अशुद्धि का दोष हो, किसी प्रकार का भी दोष हो, उससे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हुए। उन रोगों के अकॉर्डिंग अनेक प्राणायामों की उत्पत्ति हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉर्ड शिव नाड़ी शुद्धि अकेला है, एकमात्र है जो काफ़ी है, जिसको हम प्रयोग करके अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, अपने शरीर को आरोग्यता से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो नाड़ी शुद्धि की उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा हुई। हठ प्रदीपिका, घेरंड संहिता मुख्य जो दो ग्रंथ हैं, या हम कहें हठ रत्नावली है, इन सब में नाड़ी शुद्धि की बात
प्राणायाम से पहले करने की बात कही गई है। तो नाड़ी शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। अब नाड़ी शुद्धि में पूरक, रेचक और कुंभक का अनुपात क्या होता है? पहले तो यही जान लेते हैं कि पूरक क्या होता है, रेचक क्या होता है और कुंभक क्या होता है। पूरक का अर्थ होता है श्वास को शरीर में भरना, श्वास को के लेने को पूरक कहते हैं। माने इनहेलेशन जो होता है वो पूरक कहलाता है। एक्जेलेशन जो होता है, श्वास को जब बाहर निकाल रहे हैं तो उसको हम रेचक कहते हैं। एक्जेलेशन, श्वास को बाहर निकालना, इक्वल टू रेचक। श्वास को अंदर भरना, इनहेलेशन करना, इक्वल टू पूरक। और कुंभक क्या होता है? श्वास को अंदर रोक के रखना या बाहर रोक के रखना, कहीं भी। श्वास को बाहर रोक के रखेंगे वो भी कुंभक है, श्वास को भीतर रोक के रखेंगे वो भी कुंभक है। रिटेंशन जो होता है, श्वास को एक पर्टिकुलर स्थान पर रोकना, वो कुंभक कहलाता है। तो उसमें लेने, छोड़ने और रोकने का अनुपात क्या होना चाहिए? तो उसमें कहा 1:4:2 का अनुपात होना चाहिए। माने जितने समय में आप श्वास को भरते हैं यानी कि ले रहे हैं, उसके 4 गुना समय तक आपको श्वास को अंदर रोक के रखना है और उसके 2 गुना समय में आपको श्वास को छोड़ना है। ये 2 गुना पहले वाले का है, 4 का 2 गुना नहीं है। तो एक जितने समय, मान लीजिए आपने 10 सेकंड में श्वास को भरा तो 40 सेकंड तक श्वास को रोक के रखेंगे और 20 सेकंड में श्वास को बाहर निकालेंगे। ये 1:4:2 का अनुपात हुआ। अब अनुपात में यहाँ अलग अलग अनुपात की बात की गई है। जो प्रारंभिक स्तर होता है, यदि हम हठयोग की बात करें, घृण संहिता की हम बात करें, जो प्रारंभिक स्तर का साधक होता है उसके लिए कहा 12, क्योंकि बीज मंत्र के साथ करना होता है, 12, 48 और 24, यानी कि 12, 48 और 24, ये अनुपात होना चाहिए। माने अपने श्वास को बीज मंत्र का मानसिक जप करते हुए, वाचिक करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, मानसिक जप करते हुए 12 मानसिक जप करते हुए या 12 सेकंड में हमने श्वास को भरना है। फिर उसके बाद 48 बीज मंत्र का मानसिक जप करते हुए उस श्वास को भीतर रोक के रखना है, अंदर रोक के रखना है। और फिर जो 24 बीज मंत्र हैं उनका मानसिक जप करते हुए उस श्वास को दाई नासिका से बाहर निकाल देना है। ये प्रारंभिक स्टेज कही गई 1:4:2 की। जो मध्यम अधिकारी होते हैं, मध्यम साधक होते हैं, मीडियम लेवल के जो होते हैं, वो 16, 64 और 32 ये अनुपात कहा। 16, 64 और 32 वो भी 1:4:2 हो गया। माने 16 बीज मंत्र के साथ भरें, 64 बीज मंत्र के साथ रोकें और 32 बीज मंत्र के साथ उसको बाहर निकाल दें। जो उत्तम साधक हैं, जिनकी साधना बहुत अच्छी हो गई है, बहुत सालों से अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए कहा 20, 80, 40, 20, 80, 40। 20 बीज मंत्र का जप करते हुए, मानसिक जप करते हुए श्वास को भरना, 80 बीज मंत्र के साथ उसको रोकना, 40 बीज मंत्र के साथ उसको छोड़ना। ये नाड़ी शुद्धि में पूरक, रेचक, कुंभक का अनुपात है, जिसमें हमने प्रारंभिक, मध्यम और उत्तम साधक की कैटेगरी को साथ में वो कर लिया। अब नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता क्यों है? हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, हमारी आबो हवा, हमारा भोजन, जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत सारी अशुद्ध हो चुकी हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं जितनी दूध की आवश्यकता है, घी की आवश्यकता है, सब्जियों की आवश्यकता है या अन्य संसाधन जो हमें चाहिए होते हैं, जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, उससे जनसंख्या कई गुना ज़्यादा हो चुकी है और संसाधन उतने नहीं रहे हैं। तो मिलावट का दौर हो गया है, या कहें कि सही चीज़ें या जो शुद्ध चीज़ें हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती। अशुद्ध चीज़ों को खाने से, अशुद्ध चीज़ों को पीने से, पानी अशुद्ध हो गया है तो उसको पीने से हमें अशुद्धि होगी, या हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, या हम कहें खान पान अच्छा नहीं है, या हम कहें हमारा उठना, बैठना, सोना, जागना ये सही नहीं है। इसके अनुसार हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ से संबंधित दोष बढ़ते रहते हैं। तो ऐसा करने से हमारे शरीर में अशुद्धि पैदा होती है। वो अशुद्धि नाड़ियों के माध्यम से होती है। नाड़ियों में अशुद्धि होगी तो प्रवाह नहीं हो पाएगा। अब प्रवाह किसका होना चाहिए, संचार किसका नहीं हो पाएगा? ऑक्सीजन जब जाती है तो अपने साथ में ऑक्सीनेटेड ब्लड को साथ लेकर के जाती है। ये संचार तंत्र का काम होता है कि संचार करे, मतलब उसमें संचार पैदा करना। तो नाड़ियों में पहले ऑक्सीजन का संचार हो, फिर ब्लड का संचार हो, क्योंकि कोई भी अंग हमारा शरीर का तभी काम करता है जब उसमें उसको ऑक्सीजन मिले, उसको रक्त की आपूर्ति हो। तो परिवहन तंत्र इस काम को करता है। जब जिनके माध्यम से करता है, जिन नाड़ियों के माध्यम से संचार होता है, उन नाड़ियों में यदि अशुद्धि है, टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, तो उनको डिटॉक्स करना पड़ेगा और डिटॉक्स करने के लिए उन नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ेगा।
तो क्योंकि जब तक उसमें मल जमा होगा ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई पर्टिकुलर नहीं हो पाएगी। और हमारा ईंधन है, जैसे गाड़ी में पेट्रोल या डीजल से चलती है, वैसे ही हमारी जो गाड़ी है, हमारे शरीर रूपी जो गाड़ी है, वो प्राण और रक्त के माध्यम से ही चलती है। प्राण की आवश्यकता होती है और रक्त की आवश्यकता होती है। ये दो चीजें यदि हमारे शरीर को ना मिले तो हम निढाल हो जाएंगे, हम आगे नहीं चल पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं। यदि वायु की यानी कि प्राणवायु की, ऑक्सीजन की और रक्त की आपूर्ति नहीं हो तो हम काम नहीं कर पाएंगे। और आपके प्राण की यानी कि ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति को संचारित करती हैं हमारी नस नाड़ियां, और उन नस नाड़ियों में अशुद्धि हो गई तो हम कहीं भी कुछ भी कर लें, हम स्वस्थ नहीं रह सकते। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, शुद्ध रखने के लिए, अपनी बॉडी को चलाने के लिए हमें नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता है। और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम के माध्यम से होता है। तो नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारा इसके बिना गुजारा ही नहीं हो सकता, या हम कहें कि इसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। इसलिए नाड़ी शुद्धि की आवश्यकता बहुत उपयोगी है। अब नाड़ी शुद्धि से पहले क्या करना चाहिए, या सीधा नाड़ी शुद्धि हम शुरू कर दें? तो नाड़ी शुद्धि से पहले दीर्घ श्वसन हमें करना चाहिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम बेहतर तरीके से नाड़ी शुद्धि को परफॉर्म कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि का बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, नाड़ी शुद्धि से मैक्सिमम बेनिफिट हम उठा सकते हैं। इसलिए नाड़ी शुद्धि से पहले व्यक्ति को, एक साधक को दीर्घ श्वसन का अभ्यास करना चाहिए। दीर्घ श्वसन में लॉन्ग, डीप एंड स्लो, यानी कि आपका जो श्वास है वो लंबा, गहरा और सूक्ष्म होना चाहिए। जितना आपका श्वास लंबा, गहरा, सूक्ष्म होगा और उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि करेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीजन, मैक्सिमम ब्लड को सप्लाई आप कर पाएंगे और मैक्सिमम अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर पाएंगे और अपने श्वास को मजबूत बना पाएंगे। और यदि श्वास मजबूत बना तो आपका सब जो मानसिक स्तर है और शारीरिक स्तर है वो दोनों मजबूत बनते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम। चूंकि अनुलोम विलोम की विधि में ही आगे होल्डिंग करके या उसको विशेष प्रकार से लेना, विशेष प्रकार से होल्ड करना और विशेष प्रकार से छोड़ना, इसको हम नाड़ी शुद्धि कहते हैं। तो उससे पहले अनुलोम विलोम को जानना जरूरी है, क्योंकि बिना अनुलोम विलोम के नाड़ी शुद्धि करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि नाड़ी शुद्धि से पहले यदि हमने अपने नॉस्ट्रल को एक्टिव नहीं किया, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग नहीं किया, तो वो प्रक्रिया तो वही दोहराई जानी है। सीधा नाड़ी शुद्धि करने में तकलीफ होगी, क्योंकि आज का जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, आज की बॉडी की जो कैपेसिटी है प्रत्येक व्यक्ति की, एक कॉमन में बात कर रहा हूं, वो इतनी हाई नहीं है कि वो शुरुआत में ही जो नाड़ी शुद्धि है उसके 16, 64, 32 या 12, 48, 64, 24 को अच्छे से कर पाए या 20, 80, 40 को कर पाए। उसके लिए उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा अपनी नॉस्ट्रल को एक्टिव करने की जरूरत होती है। यानी ये प्री वर्कआउट है उसका। इससे हम एक अपनी नॉस्ट्रल को आदत बना देते हैं, उसके बाद हम अच्छे से होल्डिंग और अच्छे से एक्सहेलेशन कर पाएंगे। तो दीर्घ श्वसन और अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किसे नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डूज एंड डोंट का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक आइडल टीचर को सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के बाद ये बताना चाहिए कि किसे नहीं करना है भाई। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को नहीं करना और उसने कर लिया तो लाभ की बजाय हानि होगी, तो उससे दो नुकसान होंगे। एक तो उसको व्यक्तिगत नुकसान होगा, फिर समाज में जाकर के बताएगा कि मैंने ये फलां प्राणायाम किया था और मुझे तो नुकसान हो गया, मेरा रोग बढ़ गया, मेरा कफ बढ़ गया, मेरा पित्त बढ़ गया, मेरा वात बढ़ गया, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम ज्यादा होगी, मेरा रक्तचाप बढ़ गया। तो ऐसा व्यक्ति जब प्रचार करता है तो कहीं ना कहीं योग का उसमें नुकसान होता है, पतन होता है। तो इसलिए प्रत्येक एक टीचर को मैं हमेशा कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रत्येक टीचर को ये हमेशा बताना चाहिए, अभ्यास करने से पहले उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उससे जानना चाहिए कि उसकी किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार का वो व्यक्ति है, किस प्रकार की उसकी क्षमता है, किस प्रकार की उसकी आवश्यकता है। तो उसकी आवश्यकताओं को पूछ लीजिए, उसकी क्षमता को जान लीजिए, उसके बाद उसको रिकमेंड करिए कि आप क्या क्या नहीं कर सकते। मान लीजिए उदाहरण के रूप में किसी को बैक पेन है तो वो आगे झुकने वाले अभ्यास ना करें। हर्निया है, पीछे झुकने वाले अभ्यास और ऐसे अभ्यास जिनमें पेट के ऊपर दबाव पड़ता है, ऐसे अभ्यास नहीं करने हैं। यदि सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, तो उसको भी आगे झुकने के अभ्यास नहीं करने। यदि ऐसा करेगा तो आसन तो ठीक है, आसन से तो लाभ प्राप्त होता है, लेकिन कमर दर्द के कारण, कमर दर्द से पीड़ित है तो उसको कमर दर्द से को आराम देने वाले, रिलीफ देने वाले बैक बेंडिंग में भी हल्की बैक बेंडिंग और जिससे ज्यादा कमर के ऊपर स्ट्रेच या प्रेशर ना पड़े, ऐसे अभ्यास ही हम उनको बताते हैं।
एक सामान्य व्यक्ति तो सारे आसन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे प्राणायाम कर सकता है, संतुलित व्यक्ति है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति संतुलित नहीं होते। कई व्यक्तियों को कफ, किसी को पित्त, किसी को वात, किसी को हार्ट की, किसी को रक्त की, किसी की हर्निया की, किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। उन व्यक्तियों को पहले जान लेना चाहिए, उनको डिटेक्ट करना चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करके बताएं कि आप लोग ये ना करें और फिर आपको ये करना है वो बताएं। तो हृदय रोगी जो हैं वो अभ्यास बिल्कुल भी ना करें। जो हृदय रोगी हैं उसमें पेस मेकर हो सकता है, आपको पेस मेकर डला हो सकता है आपको स्टंट डला हो सकता है आपको हृदय का आघात आया हो। तो ऐसे व्यक्ति को आपका नाड़ी शुद्धि नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसमें होल्डिंग है। होल्डिंग करेंगे तो हृदय पे प्रेशर बनता है, उस पर दबाव बनेगा और वो दबाव आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए हृदय रोगी को योग्य गुरु के निर्देशन में ही इसका अभ्यास करना चाहिए। वो उनको कितना अभ्यास कराएं, वो 1-2-2 कराएं, वो 1-4-2 कराएं, वो कितना इनहेल, कितना होल्ड, कितना एक्सेल कराएं, वो एक योग्य व्यक्ति, योग्य प्रशिक्षक के ऊपर होता है। तो इसलिए सामान्य हृदय रोगी नाड़ी शुद्धि का अभ्यास अपने आप से ना करें। उच्च रक्तचाप के जो रोगी हैं वो भी इसका अभ्यास ना करें। मृगी रोगी जो होते हैं, जो एपिलेप्सी के दौरे होते हैं, आता है जिनको, वो व्यक्ति भी इसका अभ्यास करने से बचें। अवसादग्रस्त व्यक्ति को अनुलोम विलोम तो कर सकता है, लेकिन अनुलोम विलोम के बाद जो हमारा नाड़ी शुद्धि है वो अवसादग्रस्त व्यक्ति नहीं कर सकता। पहले अपने अवसाद को अनुलोम विलोम के माध्यम से ठीक करें, उसके बाद आप नाड़ी शुद्धि कर सकते हैं। यदि अवसाद है तो वो सीधा व्यक्ति नाड़ी शुद्धि पे नहीं आ सकता, उसको नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। हर्निया रोगी को भी नहीं करना, क्योंकि पेट की आंतों पे, उस मसल्स पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हर्निया रोग बढ़ने की संभावना होती है। कोई भी कफ रोग है उसको नहीं करना है। खांसी, जुकाम, बलगम आदि आ रहा है तो कफ से संबंधित जो भी रोग है उसको यदि नाड़ी शुद्धि में करेंगे तो नाड़ी शुद्धि करते हुए आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपकी अभ्यास के प्रति अरुचि हो जाएगी, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या हम कहें कि उससे दूर भागने का प्रयास आप करेंगे। तो कफ रोगी को भी इसका अभ्यास नहीं करना है। इसके बाद गर्भावस्था में नहीं करना है। आप गर्भावस्था में 3 महीने तक कर सकते हैं। 3 महीने के बाद योग्य व्यक्ति के निर्देशन में, योग्य गुरु के, जो एक्सपर्ट है इस तरह का, उससे पूछकर ही इसका अभ्यास करें। 3 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद किस तरह का 1-4-2 करें तो प्रारंभिक करें, कौन सा करें, वो पूछ लें। ज्वर रोगी को, जिनको बुखार है, वो व्यक्ति भी इसको अभ्यास ना करें। किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है, तो भी इसका अभ्यास ना करें। शारीरिक कमजोरी होती है बहुत लोगों को, शारीरिक कमजोरी की अवस्था में भी इसका अभ्यास नहीं करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना योग्य गुरु के निर्देशन के भी इसका अभ्यास नहीं करना है। जब तक कोई सिखाने वाला, कोई योग्य व्यक्ति, जो, और योग्य व्यक्ति क्या है, मैं हमेशा कहता हूं योग्य व्यक्ति को परखना है तो ये देख लीजिए वो प्रैक्टिशनर है कि नहीं, माने वो खुद अभ्यासी है कि नहीं, वो स्वयं उसका अभ्यास करता है तो वो प्रैक्टिशनर है और वही उसकी बारीकियों को जान सकता है, वही उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसको उसके विषय में पूरी जानकारी होती है और वही योग्य गुरु होता है, वही एक आइडल टीचर होता है। तो एक योग्य गुरु और आइडल टीचर की जो मैंडेटरी जो क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी जो चीज है, वो उसका प्रैक्टिशनर होना है। यदि वो प्रैक्टिशनर नहीं है तो फिर वो हवा में बातें करेगा या पढ़ी हुई बातें या लिखी हुई बातें ही कहेगा और उसके विपरीत या कुछ भी सिम्टम्स हो गए तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए योग्य गुरु के निर्देशन के बिना कभी भी इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें। इसके बाद हम नाड़ी शुद्धि की विधि की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इतना ही अच्छा है तो नाड़ी शुद्धि की विधि भी जान लेते हैं। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से 16 बीज मंत्रों का मानसिक जप करते हुए प्राण को अंदर भरेंगे। अंदर भरी हुई प्राणवायु को 64 बीज मंत्रों के मानसिक जप के साथ अंदर ही रोके रखें। इसके बाद 32 बीज मंत्रों के साथ प्राणवायु को दाई नासिका से बाहर निकाल दें। अब ये आधा अभ्यास हुआ। इसके बाद दाई नासिका से 16 बीज मंत्रों के साथ प्राणवायु को फिर से अंदर भरें। अंदर भरी हुई प्राणवायु को 64 बीज मंत्रों के साथ अंदर ही रोके रखें। इसके बाद 32 बीज मंत्रों के साथ उस प्राणवायु को बाई नासिका से बाहर निकाल देना ही नाड़ी शुद्धि कहलाता है। तो ये पूरा अभ्यास हो गया। लेफ्ट से शुरू किया था, लेफ्ट पे ही खत्म किया। लेफ्ट से 16 बीज मंत्र का जाप करते हुए किया मानसिक जप, 64 बीज मंत्र में रोका, 32 बीज मंत्र में छोड़ दिया। ये मध्यम स्तर का अभ्यास मैं बता रहा हूं। जो बिगनर है वो 12, 48 और 24 का ही अभ्यास करें। इसके बाद जो और भी अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो 20, 80, 40 का कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक वो करें। ये मध्यम स्तर का बताया है मैंने, जो गहन संहिता में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद
16 बीज मंत्र में ही दाएं से लेंगे, 64 बीज मंत्र में अंदर रोकेंगे और 32 बीज मंत्र में लेफ्ट से बाहर निकाल देंगे। ये नाड़ी शुद्धि की पूरी विधि है। एक बार इसका अभ्यास को मैं करके दिखा देता हूँ। फिर से वही नासाग्र मुद्रा का प्रयोग, दोनों उंगलियों को फोल्ड करके अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को फोल्ड करके अंगूठे के नीचे रखेंगे। दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करेंगे और आपकी जो लिटल और रिंग फिंगर है उससे लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे। तो पहले राइट नोस्ट्रल को ब्लॉक करें और लेफ्ट से इनहेल करें, अंदर अंदर 16 बीज मंत्रों का जाप करते हुए। उसमें अकार, उकार, मकार, अलग अलग प्रकार के बीज मंत्र हैं जो जिसको कर सकते हैं। ये मैंने एक नाड़ी शुद्धि का अभ्यास आपके सामने किया जिसमें अपने स्तर पे, और जो 16 बीज मंत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो आप अपने एक सेकंड के अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं कि एक सेकंड में एक बीज मंत्र हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेकंड के हिसाब से चल सकते हैं। बीज मंत्र आपको याद नहीं है या बीज मंत्र किस बीज मंत्र का पाठ करें, तो आप हो सकता है कि एक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए लें, 4 गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अंदर रोकें, 2 गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बाहर छोड़ दें। ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, प्रणय मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे ऐसा आप अभ्यास शुरुआत में कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाया जा सकता है। तो नाड़ी शुद्धि की विधि कही जिसका अभ्यास हमने करना है पूरा डेडिकेशन के साथ। 3 चीजें मुख्य रूप से हैं। आप सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करें, कृतज्ञता पे करें। कृतज्ञता आपको व्यक्त करनी है उन सभी ऋषियों के प्रति, परमात्मा के प्रति जिन्होंने इस विद्या को हमें दिया, जिन्होंने प्रचार किया। दूसरा, श्रद्धा होनी चाहिए आपकी इस विद्या के ऊपर और निरंतरता होनी चाहिए, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस प्रकार से ग्रेटिट्यूड, डेडिकेशन और आपका कंटिन्यूटी, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अभ्यास को बढ़ाने के लिए। अब बात आती है कि पुनरावृत्ति कितनी करें, अभ्यास को कितनी बार दोहराया जाए। आरंभ में कम से कम 5 व ज़्यादा से ज़्यादा 10 अभ्यास ही करें। तो 5 अभ्यास तो करें, जो मिनिमम की क्राइटेरिया मैं कहता हूँ 3 से कम तो बिल्कुल नहीं करना है। तो लेकिन पुनरावृत्ति आप कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 अभ्यास इसके करें, उससे आपको अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। आवश्यकता व क्षमता अनुसार अभ्यास को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। आप चाहें कि बढ़ाना है, आप चाहें कि घटाना है, वो आपकी आवश्यकता और क्षमता बताएगी। आपको आवश्यकता ज़्यादा अभ्यास की है और क्षमता कम है तो कम ही करेंगे, क्षमता को बढ़ाएंगे। धीरे धीरे आपको लग रहा है कि क्षमता तो बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन आवश्यकता कम है, तो आवश्यकता कम है तो कम अभ्यास करें, क्षमता बेशक बनी रहे, उसका और कोई काम आप कर सकते हैं। ये हम ध्यान रखेंगे पुनरावृत्ति के संदर्भ में। अब लाभ जान लेते क्या है। सभी नाड़ियों की शुद्धि होती है, भावनात्मक संतुलन आता है, शारीरिक व मानसिक विकास होता है, सभी तंत्र सुचारू रूप से कार्य करते हैं, चाहे वो फिर आपका रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, मस्कुलर हो, डाइजेस्टिव हो, इंडोक्राइन हो, स्केलेटल हो, आपका नर्वस सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, जितने भी बॉडी के सिस्टम है सभी के सभी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। सभी मानसिक विकार समाप्त होते हैं। षटकर्म की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि षटकर्म की आवश्यकता है बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करने की, और हमने बॉडी के टॉक्सिन्स को डिटॉक्स कर दिया अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कंप्लीट कर दिया, तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए कहा ना कि जिन लोगों को के कफ नहीं है बढ़ा है, या जिनका पित्त नहीं बढ़ा है, जिनको कफ नहीं है और मोटापा जिनको नहीं है, उनको षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा हठ प्रदीपिका भी कहती है। तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं रहती है यदि आप नाड़ी शुद्धि को पर्टिकुलर करते हैं। वात, पित्त व कफ रोगों को दूर करता है, माने वात, पित्त, कफ तीनों प्रकार के दोषों को दूर करने की क्षमता नाड़ी शुद्धि में है। शरीर की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है, एकाग्रता बढ़ती है, स्मृति शक्ति का विकास होता है। मैं कह रहा हूं ना,
स्मृति बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। कोई पंखा बंद करना नहीं भूलेगा, कोई लाइट बंद करना नहीं भूलेगा, कोई लॉक लगाना नहीं भूलेगा, कोई चाबी नहीं भूलेगा, कोई मुड़ते हुए इंडिकेटर देना नहीं भूलेगा, कोई कहीं भी अपना मोबाइल भूल करके नहीं जाएगा। माने बुद्धि की जो स्मृति है वो बहुत ज़बरदस्त रहेगी, एक्टिव रहेगी और एकाग्रता बनी रहेगी, और आप जो काम कर रहे हैं उसमें ही आपकी निपुणता रहेगी और वो आपको परफेक्शन दिलाने का काम करेगी। तो इस प्रकार से बहुत सारे लाभ इसके नाड़ी शुद्धि के हैं, जिसमें बुद्धि का विकास, एकाग्रता और स्मृति शक्ति विशेष रूप से बढ़ते हैं, और वात पित्त कफ के बढ़ने से सभी प्रकार के रोगों को दूर करता है। अब बात करेंगे अंत में अनुलोम विलोम में नाड़ी शुद्धि की तुलनात्मक समीक्षा, कि अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि की तुलनात्मक समीक्षा करें। तो इसकी हम बात देखें तो सारी सिमिलरिटी हैं, एक दूसरे के पूरक के तौर पर हम इसको देख सकते हैं कि जब तक अनुलोम विलोम प्राणायाम नहीं करेंगे तो नाड़ी शुद्धि में परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि नाड़ी शुद्धि का प्री वर्कआउट अनुलोम विलोम है। समानता देखें तो लेफ्ट से ही शुरू करते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ते हैं। नाड़ी शुद्धि में भी लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेकर के लेफ्ट से छोड़ते हैं, एक राउंड तभी कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल सिमिलरिटी है, और उसमें नाड़ी का भी और उसमें जो श्वास को लेने का अनुपात है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि अनुलोम विलोम में हम श्वास को सामान्य गति से भरते हैं, उतनी समय में छोड़ देते हैं। लेकिन नाड़ी शुद्धि में क्या करते हैं, एक विशेष उसमें लेते हैं, माने जितनी समय में लेते हैं उसके 4 गुना समय रोकते हैं और 2 गुना समय में रोकते हैं। माने अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है जिसमें हम किसी भी प्रकार का होल्डिंग नहीं करते, कुंभक नहीं करते, बट पूरक और रेचक हो रहा है, लेकिन सेम नोस्ट्रल से हो रहा है, लेफ्ट से होकर राइट से जा रहा है, राइट से लेकर लेफ्ट से, ऐसा ही नाड़ी शुद्धि में हो रहा है। लेकिन नाड़ी शुद्धि और अनुलोम विलोम में जो एक फर्क है वो कुंभक का है। माने अनुलोम विलोम में पूरक रेचक होता है, कुंभक नहीं होता, लेकिन नाड़ी शुद्धि में पूरक और रेचक होता है कुंभक के साथ। माने लेंगे तो अंदर रोकेंगे और छोड़ते हुए दुगने समय में छोड़ेंगे, और लेते हुए फिर जितने समय में लिया उसके 4 गुना समय रोकेंगे और दुगने समय में छोड़ेंगे। तो अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि में ये बेसिक अंतर है। लेकिन अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू कहें, कि पहला जो प्राणायाम है वो दूसरे प्राणायाम को मजबूती प्रदान करवाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम ही आपको नाड़ी शुद्धि में परफेक्शन या कहें कि सिद्धि दिलवाने का काम करता है। अनुलोम विलोम को इसका छोटा भाई कह सकते हैं, पूर्व अभ्यास कह सकते हैं, प्री वर्कआउट इसको बोल सकते हैं। और अनुलोम विलोम का अभ्यास प्राथमिक साधक यदि करता है तो बहुत अच्छा रहता है, नाड़ी शुद्धि करने में आसानी है। तो अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि को बेहतर बनाने के लिए, उसमें जल्दी सिद्धि प्रदान करवाने के लिए, उसके अभ्यास को परिपक्व बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि की तुलनात्मक समीक्षा की, कि किस प्रकार से अनुलोम विलोम है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, क्या सावधानी है, क्या पूर्व तैयारी हो सकती है, किन किन प्रकार के लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार नाड़ी शुद्धि में जाना, लॉर्ड शिव ने इसकी उत्पत्ति की, उसके बाद हठ योग के प्रत्येक ग्रंथ ने इसको कहा है। और पहला ऐसी है जो ब्रीदिंग पैटर्न्स के माध्यम से ही हम अपने टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करते हैं, शुद्धि करते हैं, और उसके बाद अनेकों लाभ हमें प्राप्त होते हैं, पूर्णतः आरोग्यता हमें प्राप्त होती है। तो केवल अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि के अभ्यास से भी हम पूर्णतः आरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं, भावनात्मक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं, हम हार्मोनल बैलेंस प्राप्त कर सकते हैं, शरीर का चारों ओर से विकास कर सकते हैं, वात पित्त कफ को संतुलित कर सकते हैं, अपने मन को, शरीर को, बुद्धि को का विकास कर सकते हैं, और स्मृति शक्ति का और एकाग्रता को प्राप्त करने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सभी लाभ मैं हमेशा कहता हूँ करने से प्राप्त होंगे, सुनने से जानकारी होती है। आप सब लोगों ने जब सुन ही लिया है तो इसको करने का जो है बीड़ा उठाएं, और करने का जो संकल्प है आज से ही लें, अभी से लें, तभी सीईसी का ये जो प्रयास है तभी ये सिद्ध होगा। क्योंकि सीईसी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपको नॉलेज दिया जाए, ये सीईसी का ये उद्देश्य है कि आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके लाभ प्राप्त करें, ताकि आप सबको जानकारी भी रहे और उसका लाभ भी प्राप्त हो। तो जानना काफ़ी नहीं है, उसको मानना भी काफ़ी है, और मानने के लिए उसको व्यवहार में शामिल करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी के साथ इस व्याख्यान में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।